नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में देखिए कि आज हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे में खास करके आज बात करेंगे। बीते दिन आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने तरारी विधानसभा को लेकर खास करके बातचीत की थी। कुछ 4 विधानसभा में जो चुनाव होना है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। वहीं अगर खास करके बात करेंगे तो रामगढ़ की, जहां पर जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहां से कभी भी चुनाव नहीं हारे और बता दें कि उनको साफ सुथरा छवि को लेकर भी उनको जाना जाता है। ऐसे में देखिए कि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, इनसे जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है दोनों विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, अभी जो बिहार में 13 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, वो 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए होने जा रही है। इसमें तरारी पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तरारी भोजपुर जिले का एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है और आज हम लोग बेलागंज की बात करेंगे और रामगढ़ की बात करेंगे और फिर अगले किस्त में हम लोग इमामगंज की बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये चारों जो विधानसभा सीट है वो इसलिए खाली हुई है कि इसके जो विधानसभा के सदस्य थे वो लोकसभा के लिए 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें लोकसभा के लिए चुन लिए गए। अब ये जो बेलागंज है, अगर बेलागंज की बात हम लोग करें तो बेलागंज राजद की प्रतिष्ठा की सीट है, जिस तरह से रामगढ़ भी राजद के प्रतिष्ठा की सीट है। क्यों प्रतिष्ठा की सीट है? इसलिए कि बेलागंज से डॉक्टर सुरेंद्र यादव, जो एक बहुत ही मजबूत और एक यूँ कहिए कि बाहुबली छवि वाले व्यक्ति हैं, उन पर एक प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से एक फिल्म भी कहा जाता है कि एक फिल्म भी उन्हीं को इंगित करके बनाई गई थी। तो वो लगातार वहाँ से वहाँ जदयू लगातार कोशिश में उनको हराने की करती रही है, कैंडिडेट अपनी बदलती रही है, लेकिन वो लगातार चुनाव जीते रहे हैं सुरेंद्र यादव जी। इस बार सुरेंद्र यादव जी ने अपनी विरासत, जो सब जगह आजकल हो रहा है राजनीति में, अपने बेटे को वो सौंपना चाहते हैं और उसी के को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को राजद से का टिकट वहाँ दिलवाया है बेलागंज। तो इस तरह से सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा लगी हुई है, क्योंकि सुरेंद्र यादव वहाँ के विधायक थे, अब वो लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य ऑफ कोर्स जहानाबाद से हैं और इस तरह से ना हो रहा है। लेकिन आप देखिए बेलागंज में अगर बात करेंगे प्रोफेसर साहब, वहां पर जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी को उतार दिया मैदान में। देखिए, जनसुराज ने काफी ज्यादा बिहार में चर्चा हाँ, जनसुराज ने वहीं नहीं उतारा है, जनसुराज ने चारों जगह पर उतारा है। तरारी में हमने बताया कि किस तरह से एक जो सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे, डिप्टी चीफ थे, उनको एसके सिंह को उतारा गया था, लेकिन बाद में एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए और वहाँ पर एक क्षत्रिय जाति से आती हैं किरण सिंह, उनको टिकट दिया गया है। उसी तरह से यहाँ भी बेलागंज में भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। मुस्लिम कैंडिडेट में लेकिन कंट्रोवर्सी एक हो गई कि पहले जनसुराज ने वहाँ के एक गया के एक माइनॉरिटी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर मैथमेटिक्स के थे, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, उनको मैदान में उतारा था। उसके बाद कुर्सियाँ चली थीं और वो मीटिंग एकदम भंडूल हो गई थी और प्रशांत किशोर को छोड़ के जाना पड़ा था। क्यों छोड़ के जाना पड़ा था? तो यही जो जिनको टिकट अभी मिला है मोहम्मद अमजद, तो मोहम्मद अमजद के जो लोग, जैसे ही घोषणा हुई कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया जाएगा, वैसे ही मोहम्मद अमजद के जो लोग थे उन लोगों ने कुर्सियां तोड़ना शुरू किया, हंगामा शुरू किया। ऐसा क्यों होता है सर? ये प्रशांत किशोर की पार्टी में खास करके देखा जाता है कि जो प्रत्याशी होते हैं, कई प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, मतलब उतरे हुए क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, और जैसे ही किसी एक प्रत्याशी का ऐलान होता है
तो वहां पर बवाल भी हो जाता है। मुजफ्फरपुर में हमने देखा एक एमएलसी प्रत्याशी को लेकर नाम सामने आया था, वहां पर विरोध का सामना प्रशांत किशोर के सामने ही विरोध हो गया था कि इस प्रत्याशी मतलब इसका समर्थन नहीं किया जाए। तो ऐसा भी क्यों हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी अपने को बहुत ही दिखलाना चाहते हैं कि हम बहुत ही डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक हैं, और उस क्रम में वो कहते हैं कि हम तो उम्मीदवार दे ही नहीं रहे हैं, हम उम्मीदवार जनता के द्वारा हम उम्मीदवार को चुनवा रहे हैं। और वो कुछ लोगों की मीटिंग बुलाते हैं, 400-500 लोगों की मीटिंग होती है और क्षेत्र के लोग होते हैं, और उसमें अपनी तरफ से वो 4-5 नाम वहाँ पर लाते हैं, और 4-5 नाम में से वहीं पर एक नाम को तय करते हैं, मानो कि वो जनता के द्वारा किया गया है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि वो लोग बुलाए गए होते हैं, अलग अलग लोगों के समर्थक होते हैं, और नेचुरली जब 4 समर्थकों के लोग जुटे रहेंगे और उसमें किसी एक नाम की घोषणा होगी तो ये हंगामा होना तय है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद अमजद को ही, मोहम्मद अमजद ने ही इस बात को कहा है कि टिकट उनको मिलना है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। एक दिखावे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिखावे के लिए, चूंकि खिलाफत हुसैन की बहुत ही स्वच्छ छवि थी, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया, और बाद में खिलाफत हुसैन ने स्वयं कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तब हुआ कि भाई मोहम्मद अमजद को दिया जाए। अमजद पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का कहना था कि भाई हम स्वच्छ छवि वाले को ही लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने मोहम्मद अमजद को लाया। मोहम्मद अमजद चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव में उनको अच्छा खासा मत भी आया है। और आपको ये भी मालूम है कि बेलागंज में सबसे ज़्यादा वोट बेलागंज में लगभग 80,000 के करीब में वोट जादुओं का है और 65,000 का वोट मुसलमान का है। तो अगर बेलागंज में माई कॉम्बिनेशन जो है, जो राजद का वोट है, अगर वो इंटैक्ट रह जाता है, अगर वो इधर उधर नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की कोई शक्ति जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं विश्वनाथ कुमार सिंह, उनको नहीं हरा पाएगी। लेकिन अगर जो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि वो मुस्लिमों के वोट पर काफ़ी जो है सो वो निशाना अपना बनाए हुए हैं, उनकी ये सोच है कि अगर हम राजद से मुसलमानों को अलग करके अपने तरफ मिला लेते हैं तो फिर एक नया कॉम्बिनेशन बिहार में बनता है, जो अपर कास्ट मुसलमान और शेड्यूल कास्ट का जो एक कॉम्बिनेशन बहुत पहले चला करता था, वो कॉम्बिनेशन बन जा सकता है, और तब उनकी जीत सुनिश्चित आगे के समय हो सकती है। इसीलिए उन्होंने, देखिए, एक अपर कास्ट से राजपूत को टिकट दिया है, एक जगह उन्होंने मुसलमान को टिकट दिया है, फिर रामगढ़ में आप चलिएगा तो उन्होंने कुशवाहा को टिकट दे दिया है, और इमामगंज से एक पासवान को टिकट। ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो दाव चल रहे हैं, यानी कह सकते हैं जो दाव है, उसमें राजद को कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है, राजद को नुकसान हो सकता है अगर वोटों में अगर तब्दील हो जाए वो दाव तो। देखिए, प्रशांत किशोर अपने स्वयं अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अभी तो वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन लास्ट में मुख्यमंत्री वही बनेंगे, या फिर मुख्यमंत्री दूसरे को बनाएंगे भी तो वो अतीसी टाइप की मुख्यमंत्री होगी जो दिल्ली में बनी हुई है अभी, जिसको कि एक किसी सब बात के लिए उसको केजरीवाल जी से ही पूछना पड़ेगा। तो वो तो बात बहुत बिल्कुल साफ है। तो इसलिए वो ये कहना कि वो राजद को हराना चाहते हैं और एनडीए को जिताना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपने सत्ता में आना चाहते हैं। नहीं, ऐसे हालांकि विपक्ष वाले लगातार वो कहते भी रहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये अभी जब आदमी कुछ, हो सकता है कि पहले शुरुआत उन्होंने की हो तो ऐसी कुछ बात हो, लेकिन अब उनके दिमाग में आ रही है बात कि नहीं, हम भी सत्ता में आ सकते हैं। तो कोई भी आदमी अपने सत्ता में आना ज़्यादा पसंद करेगा, बशर्ते कि वो किसी दूसरे को, भारतीय जनता पार्टी या राजद को, वो बिहार में सत्ता में देखना चाहेगा। इसलिए वो जो ऐसा हमको अपने आप महसूस होता है कि प्रशांत किशोर जी स्वयं सत्ता में आने की बेचैनी में हैं और आना चाहते हैं, और इसीलिए वो हर जगह, आप देखिए, जैसे अगर आप तरारी में देखिएगा तो तरारी में अगर उन्होंने राजपूत कैंडिडेट को दिया है तो वहाँ एनडीए को नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ जो भूमिहार कैंडिडेट एनडीए का है, तो राजपूत ऐसे वोट वहाँ भूमिहार कैंडिडेट को करते, क्योंकि वो जो वहाँ ब्रह्मर्षि मुखिया के प्रभाव वाला वो क्षेत्र है जहाँ रणवीर सेना बहुत सक्रिय रही है। तो लेकिन राजपूत कैंडिडेट देने से क्या हो जाएगा कि जो अपर कास्ट के वोटों का है उसमें बंटवारा हो रहा है, तो वहाँ पर नुकसान हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, वो जो है सो हर जगह अपने अपने ढंग से वो प्रयास उनका चल रहा है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ जदयू ने भी बेलागंज में एक बहुत ही ताकतवर और महिला को दिया है, मनोरमा देवी का आपने नाम सुना होगा। मनोरमा देवी जो है वो वहाँ के बहुत ही एक बाहुबली कहिए उनको, बिंदी यादव उनका नाम था, उन्हीं की पत्नी है। काफी ज्यादा चर्चा है बिहार में। हाँ, और अभी आपने देखा होगा कि जो छापा पड़ा था ईडी का मनोरमा देवी के घर पर, तो नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़ा था, और लगभग ऐसा अखबारों में आया था कि 4.5-5 करोड़ रुपया उनके घर में ही था। ये बताइए सर, मतलब कि नोट गिनने के लिए मशीन आया, नीतीश कुमार जहां एक तरफ कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक तरफ उनको टिकट दिया गया, वहीं बात करेंगे उनके यहाँ छापामारी भी हुआ, तो फिर ये किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार का दर्शाने का प्रयास हो रहा, या फिर ये तो नहीं कर सकते कि राजनीति में बाहुबली को उतार कर, यानी कि बाहुबली से सामना करने के लिए बाहुबली को उतारा जा रहा है? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार में जो बिहार की स्थिति है, उसमें बिहार में पैसा और जाति ये दोनों चुनाव में रहेंगे ही। प्रशांत किशोर भी बहुत बड़ी बात करते थे कि हम ईमानदार छवि वाले लोगों को लाएंगे, हम पूरे हम सिस्टम को बदल देंगे, पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। क्या करना पड़ा, आप देखिए हर जगह उन्होंने जातिगत आधार बनाया है। उसी तरह से जदयू को भी लाचारी है कि जदयू आखिर बेलागंज में किसको देती। जदयू के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, और कैंडिडेट जो जदयू ने दूसरा कैंडिडेट दिया जिन लोगों को, वे लोग कभी भी सुरेंद्र यादव से चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसलिए यादव को काटने के लिए मनोरमा देवी चूंकि महिला भी थी, तो ये भी हुआ कि भाई महिला को हमने टिकट दिया है। और पैसे का खेल जो है वो सब लोग खेल रहे हैं। जन स्वराज के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि प्रशांत किशोर जब पदयात्रा में इतना लेविशली खर्च करके पदयात्रा कर सकते हैं, तो नेचुरली वो छोड़ेंगे नहीं, उनके पास भी वहाँ भी पैसा का खर्च होगा। और मनोरमा देवी भी पैसे वाली हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अभी ईडी का जो छापा पड़ा था तो करोड़ों रुपया उनके घर से मिला था। और उनका सुरेंद्र यादव, जो डॉक्टर सुरेंद्र यादव है, उनका क्या पूछना है, वो तो लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अब लोकसभा में चले गए हुए हैं। इसलिए तीनों जो त्रिकोणात्मक संघर्ष वहाँ हो रहा है, और त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये निश्चित रूप से जो मोहम्मद जिन्होंने मोहम्मद अमजद को जो जन स्वराज ने खड़ा किया है, वो निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी है इनके लिए, क्या कहा जाता है, सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए। और ऐसा हो सकता है कि अगर मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर मोहम्मद अमजद के साथ चला जाएगा, तो मनोरमा देवी के साथ भी यादव लौट सकते हैं, क्योंकि यादव को तब ये लगने लगेगा कि अगर हम लोग बटे और मुस्लिम वोट चला गया अपने स्वजातीय को, यानी मोहम्मद अमजद को, तो फिर यहाँ पर जो है सो वो नहीं, ये राजद नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो मनोरमा देवी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह से अभी वहाँ पर सब चीज़ फ्लूइड है बेलागंज में। और बेलागंज के बारे में अभी थोड़ा प्रिडिक्ट करना, जिस तरह से तरारी में हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया था कि तरारी में जन स्वराज कहीं भी नहीं है, वहाँ पर लड़ाई जो है सो एनडीए और माले के बीच में है, वो बेलागंज में कहने की अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा सा समय, क्योंकि 13 नवंबर को बता दें कि 13 नवंबर को बिहार में 4 विधानसभा में जो चुनाव होना है उसमें वोटिंग होना है। ऐसे में देखिए कि अब जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं प्रत्याशी और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे दूसरा विधानसभा रामगढ़ की। रामगढ़ में क्या होने वाला है, रामगढ़ का क्या समीकरण करता है वो भी जानते हैं। रामगढ़ में सर क्या होने वाला है? देखिए, रामगढ़ भी आप देखिएगा तो वहाँ भी परिवार का ही मामला चल रहा है, और वहाँ भी जो आरजेडी से जगदानंद सिंह जी हैं, जो अभी प्रदेश के आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी बहुत स्वच्छ छवि है। और वो पिछले लगातार वो जब से वो रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ना शुरू किए, वो कभी चुनाव हारे नहीं। वो यहाँ के सिंचाई मंत्री थे तो उनका काफ़ी नाम था और बहुत ईमानदार उनकी छवि थी, जबकि सिंचाई मंत्री लोगों का नाम जो है सो उस तरह का नहीं होता है, लेकिन बहुत उन्होंने क्षेत्र में काम भी किया। और इसी का नतीजा निकला
कि जब जब वहाँ पर कैंडिडेट बदलने की बात हुई तो आरजेडी ने सुधाकर सिंह को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने, वो चूंकि समाजवादी विचारधारा के हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और इसी नाराजगी में सुधाकर सिंह वहाँ इंडिपेंडेंट खड़ा हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोक लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना सिंबल दे दिया सुधाकर सिंह को, जो अभी एमपी हो गए हैं। और सुधाकर सिंह के खिलाफ जगदानंद सिंह कन्वासिंग किए चुनाव में, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि सुधाकर सिंह हार जाएं, और यही हुआ। वहां से सुधाकर सिंह रामगढ़ से हार गए, यानी जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र को हरवाया, जो बिरले आज के राजनीति में देखा जाता है। और उसी के कारण फिर बाद में जब सुधाकर सिंह आरजेडी में आ गए तो फिर वो आरजेडी से जब चुनाव लड़े तो वो चुनाव बहुत आसानी से जीत गए। आपने देखा कि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री भी हुए थे, और कृषि मंत्री होते हुए भी जब राजद और जदयू साथ थी, हाँ, उस समय तो नीतीश सरकार पर लगातार वो हमला बोल रहे थे। नहीं, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से वो हमला कर रहे थे। और तब आपने देखा कि लाचारी में चूंकि गठबंधन टूट जाता, इसलिए जो लालू प्रसाद यादव ने उनको आदेश दिया कि भाई आप इस्तीफा कर दीजिए, तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। और इस्तीफा देने के बाद भी वो नीतीश कुमार पर लगातार प्रहार करते रहे। तो बल्कि अलग अलग होने, जो राजद और जदयू अलग हुआ है, उसमें एक कारण सुधाकर सिंह का भी माना जाता है। अब ये सुधाकर सिंह के भाई हैं अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह पहले जेडीयू में थे, उनको उम्मीद थी कि जेडीयू उनको टिकट देगी, लेकिन जब सुधाकर सिंह वहां चले गए तो उनको लगा कि अरे अब तो आरजेडी में भी खाली हो गया सीट, तो उन्होंने जदयू छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और जगदानंद सिंह ने अपने दूसरे पुत्र को भी, देखिए ये लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन परिवारवाद से जो है सो ग्रसित ये लोग भी हैं। अब एक सुधाकर सिंह लोकसभा में चले गए तो अब दूसरे भाई का दबाव हो गया, बेटे का दबाव हो गया कि हमको भी भेजिए, तो उन्होंने आरजेडी से उनको टिकट दिलवा दिया अजीत कुमार सिंह को। तो अजीत कुमार सिंह आरजेडी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जगदानंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से। और ये उन्हीं के स्वजाती एक अशोक कुमार सिंह, जो लगातार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से उनको टिकट मिला है। और वहाँ जन स्वराज ने क्या किया है कि एक कुशवाहा समाज के जो हैं सुशील सिंह कुशवाहा, उनको टिकट दे दिया है। तो आप जानते हैं कि जो कुशवाहा समाज है, उसका जब अपनी जाति का कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो वो अपने जो उसका, ऐसे वो एनडीए का वोटर माना जाता है, लेकिन जब अपना कैंडिडेट उसका खड़ा हो जाता है तो उसके तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो जन स्वराज ने वहाँ पर एक अच्छा गेम प्ले किया है कि वहाँ कुशवाहा समाज के को टिकट दिया है। लेकिन एक चीज़ और है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए कि वहाँ बसपा भी मजबूत है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो सब यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और यूपी में बसपा प्रभावशाली रही है, इसलिए उसका प्रभाव वहाँ पड़ा है। और जो अंबिका यादव थे, जिनके ये भतीजे हैं पिंटू यादव, या इनका नाम है सतीश कुमार सिंह यादव, तो ये जो अभी जिनको बसपा ने टिकट दिया है, उनके चाचा अंबिका यादव बहुत कम वोट से रामगढ़ से हारे हुए हैं वहाँ। तो इसलिए ये जो बीएसपी है वो भी वहाँ एक फैक्टर बहुजन का भी गर्व माना जाता है। हाँ, वो बीएसपी वहाँ फैक्टर बन के निकली है। तो कहने का मतलब ये है कि रामगढ़ इसलिए दिलचस्प हो गया हुआ है कि वहाँ दो राजपूत खड़े हैं। ठीक है कि रामगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट राजपूतों का है, उसके बाद मुसलमानों का वोट वहाँ पर है। तो मुसलमान कैंडिडेट कोई प्रमुख दल से कोई नहीं है, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहाँ मुसलमान निश्चित रूप से आरजेडी के साथ ही रहेगा। लेकिन अब राजपूत वोट का कितना डिवीजन होता है, क्योंकि दोनों अशोक कुमार सिंह भी राजपूत हैं और जगदानंद सिंह स्वयं राजपूत हैं, जिनके लड़के अजीत कुमार सिंह हैं। तो ये राजपूत वोटों का बंटवारा है। और जो तीसरे नंबर पर वहाँ वोट कुशवाहा का है, और कुशवाहा से जन स्वराज ने कुशवाहा उम्मीदवार को खड़ा किया है। इसलिए निश्चित रूप से लड़ाई बहुत रोचक हो गई है। और अगर मुसलमान वोट बेलागंज में टूटता है, यानी मुसलमान वोट अगर जन स्वराज के साथ बेलागंज में चला जाता है, तो हो सकता है कि मुसलमान वोट रामगढ़ में भी जन स्वराज पार्टी के साथ चला जाए, यानी कुशवाहा के साथ चला जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये थोड़ा यहाँ पर यहाँ के भी चुनाव को वो बहुत ही, रामगढ़ के चुनाव को भी बहुत दिलचस्प बना रहा है। ठीक है कि यहाँ पलड़ा भारी जगदानंद सिंह के कारण अजीत कुमार सिंह का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन जन स्वराज की एंट्री और जो
जो जैसा कि मैंने कहा कि जाति और पैसा, ये दोनों में कोई भी जो है, बसपा के पास भी पैसा है और जाति का जोड़ है। वहाँ पर कभी वहाँ पर वो जो ददन सिंह पहलवान, जिनका नाम था ददन यादव, वो भी जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से वहाँ यादवों की संख्या भी रामगढ़ में पर्याप्त है। और ऐसे यादव ट्रेडिशनली राजद के को वोट करते हैं, लेकिन अब इस परिस्थिति में जो वो हो सकता है कि बसपा के साथ जाएं, तो बसपा के साथ चले जाएंगे तो नेचुरली जो है सो अजीत कुमार सिंह जो राजद के कैंडिडेट हैं उनके वोट में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से तरारी की तरह बिल्कुल स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तरारी में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वहाँ जन स्वराज कहीं नहीं है। जन स्वराज 5-10 हज़ार वोट पर वहाँ सिमट के रह जाएगी, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में यहाँ अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज भी हमको ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा वहाँ दोनों जगह, चूँकि दोनों स्ट्रांग होल्ड है राजद का, ये क्या नाम कहा जाता है, बेलागंज भी और रामगढ़ भी, तो पलड़ा भारी उन्हीं लोगों का है आज भी मेरे नज़र में। लेकिन अंतिम दिन तक आते आते बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। एनडीए से कौन है? एनडीए में क्या होने वाला है वहाँ? देखिए, एनडीए में जैसा कि मैंने बताया कि एनडीए ने भी जबरदस्त कैंडिडेट दिया है। एनडीए ने मनोरमा देवी को दिया है, जो बिंदी यादव, जो बहुत वहाँ के धाकड़ लोग थे, बहुत ही बाहुबली थे। और आपने सुना होगा कि रोड रेज हुआ था बोधगया में, जिसमें उन्हीं के बेटे रॉकी यादव पर इल्जाम लगा था कि कुचल के एक बच्चे को उन्होंने उनकी गाड़ी से मर गया था, लेकिन उस केस में उनको वो रिहा हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोग भी जो मनोरमा देवी जो एनडीए और जदयू की कैंडिडेट हैं, उनको भी कम करके नहीं आंका जा सकता। ये तो सर बेलागंज के खास करके मनोरमा, तो बेलागंज में लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि दोनों यादव ही हैं, दोनों यादव हैं। और जन सुराज ने वहाँ मुसलमान को दे दिया है। रामगढ़ में फिर कौन कौन? और रामगढ़ में आपको जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ भी जो एनडीए और आरजेडी यानी महागठबंधन, ये दोनों ने एक ही स्वजातीय को दिया है। तो ये भी एक मार्क करने वाली बात है कि इमाम, वो चाहे बेलागंज हो या फिर रामगढ़ हो, उसमें दोनों में एनडीए और इसका महागठबंधन का प्रत्याशी एक ही जात का है। जैसे बेलागंज में दोनों यादव हैं और रामगढ़ में दोनों क्षत्रिय हैं, तो ये दिया है। लेकिन वहाँ जन सुराज आकर एक तीसरा कोण बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। और जन सुराज ने वहाँ मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। कहाँ? बेलागंज में मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। और मुस्लिम का वहाँ, जैसा कि मैंने बताया कि 66,000 वहाँ वोट है। और जन सुराज को पैसा भी है, वो पैसा में भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर एनडीए के पास पैसा है, अगर महागठबंधन के पास पैसा है, तो जन सुराज के पास भी उनके पैरेलल में पैसा है। इसलिए पैसे का भी अगर खेल जो बिहार के चुनाव में चलता है, अगर वो चला तो उसमें कहीं भी जन सुराज भी पीछे नहीं हटने वाला है। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामगढ़ में भी है। लेकिन अगर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वो जो महागठबंधन का वोट जो है, वो अगर जिस तरह से अभी तक बेलागंज में और रामगढ़ में पड़ता आया है, वो कॉम्बिनेशन अगर बना रहा तो निश्चित रूप से दोनों जगह महागठबंधन ही जीतेगी। दोनों जगह महागठबंधन ही जीतेगी, मेरा अपना ऐसा मानना है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार से, देखिए कि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो 2 विधानसभा को लेकर खास करके बात कर रहे थे, किस प्रकार से वहां पर बाहुबली है और किस प्रकार से वहां पर जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है। हालांकि जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया एक विधानसभा से जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी है, तो वही दूसरी विधानसभा से बात करेंगे तो कुशवाहा स्वजाति से प्रत्याशी आते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या होने वाला है बिहार के विधानसभा उपचुनाव में, और क्या जन सुराज, जिस प्रकार से जन सुराज में भीड़ देखने को मिलता है, क्या वो वोटों में भी तब्दील होगा? ये तो समय की बात होगी कि जिस प्रकार से चुनाव का जो तारीख है 13 नवंबर को वोटिंग होना है। ऐसे में देखिए कि अब जो है काफी कम समय बचा हुआ है, और जो है प्रत्याशी है उसकी जैसे समय बीत रहा है, प्रत्याशी की बेचैनी जो है वो अब बढ़ते हुए जा रही है। प्रत्याशी लगातार जो है जनसंपर्क अभियान कर रही है और अपने पाले में वोटरों को जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। हालांकि अब देखना होगा क्या होने वाला है 13 नवंबर को, किसके पलड़ा में सबसे ज्यादा वोट गिरेगा और किसके सर पर बेलागंज और रामगढ़ का ताज होगा, वो देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं
हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।